डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का किया उद्घाटन। दोहराए ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए भारत की प्रतिबद्धता। कहा, भारत पेरिस समझौते को समय सीमा से 9 साल पहले हासिल करने वाला G20 में पहला देश। देश में खरीफ फसलों की बुआई में बढ़ोतरी, किसानों की है दलहन फसलों की बम्पर बुआई। देश में मोटे अनाजों की बढ़ी पैदावार, कृषि मंत्री ने दी इन जानकारी। महिला किसानों के लिए सरकार की बड़ी पहल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नमो ड्रोन दीदी योजना बन रही है वरदान। योजना का लाभ अब पंजाब, हिमाचल और जम्मू की महिलाओं को भी मिलेगा। पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन कार्यक्रम पर सरकार का विशेष फोकस। सरकार के इस फैसले से पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा के आधुनिकीकरण, डेयरी उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, जिससे पशुपालन से जुड़े किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, हाइड्रोजन ऊर्जा के संसाधनों को विकसित करने और निवेश को प्रोत्साहन करने की दिशा में ये सम्मेलन अहम है। दुनिया के 4 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग और उस आधारित एक प्रदर्शनी देखी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा करके हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश को समर्पित की है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। योजना के तहत 75,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। पीएम ने कहा कि अयोध्या समेत भारत के 17 शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है।
भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते कृषि क्षेत्र में खरीफ की फसलों के रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की बुआई के रकबे में हो रही बढ़ोतरी के चलते खाद्यान्न के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनने की ओर लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई 97% से अधिक एरिया में पूरी हो चुकी है, जिसमें से 1065.08 लाख हेक्टेयर में अगस्त तक बुआई पूरी हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले यह 20.22 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों और गन्ने की बुआई में पिछले साल के मुकाबले तेजी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगस्त तक 394.28 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई और बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक सिर्फ 378.04 लाख हेक्टेयर एरिया ही कवर हुआ था, यानी इस साल 16.25 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ गया है। दलहन फसलों की बुआई अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल से अधिक कवर हो चुका है। अब 122.1 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 61 लाख हेक्टेयर है। हालांकि देश में खरीफ सीजन वाली दलहन फसल की बुआई का सामान्य क्षेत्र 136.02 लाख हेक्टेयर है। मोटे अनाजों की बुआई 185.51 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल से 8.02 हेक्टेयर अधिक है। यानी 2023 में अगस्त तक सिर्फ 177.50 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाजों की बुआई हुई थी। मक्के की बुआई 87.23 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो पिछले वर्ष से 5.98 लाख हेक्टेयर अधिक है। ज्वार 14.93 लाख हेक्टेयर और रागी 9.17 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक तिलहन फसलों की बुआई 188.37 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। हालांकि तिलहन फसलों का सामान्य एरिया 190.18 लाख हेक्टेयर है। मूंगफली 46.82 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3.68 लाख हेक्टेयर अधिक है। जबकि सोयाबीन 125.11 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है, जो पिछले साल से 1.26 लाख हेक्टेयर अधिक है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। होशियारपुर के तलवाड़ा ब्लॉक के सरकारी कॉलेज महंत राम प्रकाश दास में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की जाएगी, जिसका लाभ आने वाले समय में पंजाब, हिमाचल और जम्मू की महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में अब होशियारपुर के महंत राम प्रकाश जी दास सरकारी कॉलेज में द उन्नति मरूद ड्रोन अकेडमी शुरू होगी, जिसमें उन्नति सोसाइटी और सरकारी कॉलेज तलवाड़ा ने मिलकर मरूद ड्रोन अकेडमी हैदराबाद के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। इस समझौते में पंजाब, हिमाचल और जम्मू की महिलाओं को खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की 7 दिन की सिखलाई दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस पहल से कांडी क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा ते उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी मारुत ड्रोन अकेडमी हैदराबाद ने मिलकर एक अनोखी पहल कर रही है कि 3 स्टेट्स की जिहड़ी हैगी है वास्ते ड्रोन ट्रेनिंग अकेडमी जिहड़ी हैगी है वो होंद विच लिआंदी जा रही है।
इस ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। वहीं सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल गुरजीत सिंह ने बताया कि कॉलेज की तरफ से उन्नति के साथ मिलकर MOU साइन किया गया है, जिसमें कॉलेज की तरफ से ड्रोन उड़ाने के लिए मैदान के साथ आधुनिक तकनीक से लैस कंप्यूटर क्लासरूम उपलब्ध करवाया जाएगा। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ MOU ਜਿਹੜਾ 29 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रोजेक्ट की नोडल अधिकारी मुनीषा शर्मा के मुताबिक ट्रेनिंग विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र का चयन कर दिया गया है, जिसके साथ विद्यार्थियों को 5 घंटे की रोजाना ट्रेनिंग दी जाएगी। MRPD गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी ਅਤੇ ਮਾਰੂਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ड्रोन पायलट ट्रेनिंग जी है वो देगी, जिहदे विच महिलावां ड्रोन नूं किद्दां चलाना है, उहदी फिलिंग किद्दां करनी है, प्रोसैसिंग किद्दां करनी है, प्रोग्रामिंग किद्दां करनी है, ये सारी ट्रेनिंग जी है अकैडमी वालों दी जाएगी। ट्रेनिंग के वास्ते ड्रोन की ट्रेनिंग के वास्ते जी एयर स्पेस है, जी खाली ग्राउंड है, वो सरकारी कॉलेज तलवाड़ा वालों प्रोवाइड की जाएगी। दरअसल सरकार ने कृषि में महिलाओं को तकनीक के साथ स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत 15,000 स्वयं सहायता समूहों को कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल, DD न्यूज़। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 1,702 करोड़ रुपए की लागत की सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा के आधुनिकीकरण, डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी विकास शामिल है। इस पहल से पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ेगी। इस कड़ी में अब देश में दूध की कमी को पूरा करने और दूध की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट CIRB हिसार और IIT रुड़की एक खास डिवाइस पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पशुपालकों को इस डिवाइस से बहुत लाभ होगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भैंस का दूध और उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने को बाजार में आ रही है खास डिवाइस। बफेलो साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के चलते पशुओं के दूध उत्पादन पर असर पड़ेगा। उनके खान पान, हेल्थ और व्यवहार में भी अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि खास तौर से भैंस में आने वाले हर अंतर का पता वक्त रहते चल जाए और उसी के मुताबिक उसकी देखरेख की जाए और खाने को दिया जाए। भैंस वक्त से गर्भवती हो जाए और भरपूर दूध दे दे। शायद ही कोई ऐसा छोटा बड़ा पशुपालक होगा जो अपनी भैंस को लेकर ये दो बातें ना सोचता हो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होगा कैसे? एक्सपर्ट की माने तो इसके लिए जरूरी है कि भैंस के खान पान, हेल्थ, व्यवहार की निगरानी के साथ ही भैंस की हीट का वक्त रहते पता चल जाए। खान पान में भैंस को कब हरे, सूखे चारे और मिनरल्स की जरूरत है, इस पर पैनी नजर रखनी होगी। लेकिन इतने सारे पशुओं के बीच एक एक भैंस पर एक एक चीज के लिए नजर रख पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट CIRB हिसार और IIT रुड़की एक खास डिवाइस पर काम कर रहे हैं। उनकी इस रिसर्च में बिल गेट्स फाउंडेशन संस्था भी मदद कर रही है। गौरतलब है कि हमारा देश दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 है, लेकिन हमारे देश में दूध देने वाले पशुओं की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है, जबकि प्रति पशु दूध उत्पादन के मामले में हम काफी पीछे हैं। मोबाइल की मदद से भैंस की रिपोर्ट देगी ये डिवाइस। CIRB के साइंटिस्ट की माने तो इस खास डिवाइस पर काम चल रहा है, जल्द ही ये तैयार हो जाएगा। अगर इस डिवाइस के इस्तेमाल की बात करें तो उसके लिए मोबाइल में एक खास ऐप डाउनलोड करनी होगी। डिवाइस तभी काम करेगी जब ऐप वाला मोबाइल डिवाइस की रेंज में होगा।
मोबाइल की रेंज में आते ही डिवाइस से भैंस के यूरिन की जांच की जाएगी। डिवाइस यूरिन की जांच रिपोर्ट ऐप को भेज देगी। अब ऐप पर आने वाली रिपोर्ट की साइंटिस्ट या एक्सपर्ट मॉनिटरिंग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भैंस को जैसे हरे और सूखे चारे के साथ मिनरल्स की जरूरत है तो ऐप पर ही ये सलाह अपडेट कर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि बच्चों को दूध देने से पहले भी दूध की जांच की जा सके। एक्सपर्ट्स की माने तो डिवाइस यूरिन की जांच 4 विषयों को ध्यान में रखते हुए करेगी, जैसे भैंस की खुराक, हेल्थ, व्यवहार और भैंस का गाभीन यानी गर्भवती होना। भैंस में कुछ सेंसर चिप भी लगाई जाएंगी। इनकी मदद से भैंस का मेडिकल अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही अगर उसके व्यवहार में जरा भी बदलाव आ रहा होगा तो उसकी जानकारी पशुपालक को मिल जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये सब होने के बाद भैंस का दूध उत्पादन करीब 4 गुना तक हो जाएगा। बिना किसी परेशानी के भैंस बच्चे भी लगातार देगी। पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए यह शोध एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूपी में योगी सरकार ने साल 2023 में पराली 2 खाद लो योजना शुरू की है, जिसके तहत किसान गौशालाओं में पराली देकर उसके बदले गोबर की खाद ले सकते हैं। जिसके तहत किसानों ने 5000 टन पराली गौशालाओं को दी और बदले में खाद ली। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ ही किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग ने धान की कटाई से पहले ही पराली प्रबंधन के लिए काम शुरू कर दिया है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। इस कड़ी में कृषि विभाग राज्य में किसानों को 7.5 लाख बायो डीकम्पोजर फ्री में वितरित किया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बायो डीकम्पोजर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। डीकम्पोजर की एक बोतल 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही सरकार पराली से खाद भी बनाएगी। पराली बायो डीकम्पोजर घोल तैयार किया जाता है। ये घोल जब पराली पर छिड़का जाता है तो 15 से 20 दिनों के अंदर ही पराली गलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये सड़कर खाद बन जाती है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा मिलता है और साथ ही इससे फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आती है। इसके अलावा पराली में उपलब्ध सिलिका की मात्रा को देखते हुए गौशालाओं में चारे के उपयोग में लाई जाने वाले चारे की कुल मात्रा का 25% पराली को मिश्रित किए जाने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में कम से कम 20,000 टन पराली निराश्रित गौशालाओं में भेजने का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि विभाग की ओर से जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों को बायो डीकम्पोजर बांटा जाए उनकी सूची तैयार की जाए, क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये मुहैया कराई जा सके। आपको बता दें कि खेतों में को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण फैलने की संभावना रहती है। इसे रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि पराली जलाने पर 15,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल दंडनीय अपराध है और इससे पर्यावरण को होने वाली क्षति की भरपाई संबंधित व्यक्ति से ही की जानी है। राजस्व विभाग के तय मानकों के अनुसार 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ के क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए तक का पर्यावरण कंपनसेशन पराली जलाने वाले से वसूला जाएगा। राज्य सरकार के आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि राजस्व ग्राम के लेखपाल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बिल्कुल न होने दें। यदि ऐसा होता है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो फिर किसान अब पराली जलाने से बचें और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खाद बनाने में सरकार की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान मक्के और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में ही
किसान ज्वार और बाजरा की पकी फसलों की भी कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में किसान सभी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया और मेथी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। यहाँ केसर की खेती कर रहे किसान इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही यहाँ किसान सेब में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान तिल को कीटों से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान सोयाबीन, मूंग और उड़द को रस चूसक कीट से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ किसान टमाटर और बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा लें। हिमाचल में उड़द और मटर को सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च में घुन के नियंत्रण के उपाय भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान खीरे को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तराखंड के नैनीताल में किसान इस समय फूल गोभी की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। नैनीताल में ही इस समय गाजर और मूली की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी की जा सकती है। नैनीताल में मिर्च को सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। नैनीताल के किसान बाजरा को बेधक कीट से बचाने के लिए पिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। नैनीताल में इस समय आलू की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान मक्के की फसल को झुलसा रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से निजात पाना चाहती है। ऐसे में केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सभी अदालतों ने आबकारी नीति में केजरीवाल की संलग्नता पाई है। साथ ही बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल के इस्तीफे को राजनीतिक ढोंग बताया है।
जम्मू कश्मीर के डोडा में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। आरजीकर अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बदल दिया है। अब इस मामले की पैरवी गीता लूथरा की जगह इंदिरा जयसिंह करेंगी। इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें माफिया डॉन की मौत हार्ट अटैक से होना पाया गया है। रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। 17वें सिनकैन एयर मार्शल साधु बालाकृष्णन ने सियाचिन बेस कैंप से ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन के इंदिरा पॉइंट तक अभियान पर तैनात प्रादेशिक सेना साइकिलिंग अभियान की टीम के सदस्यों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों की दृष्टिगत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। गुजरात में सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि ईद के जुलूस और गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में 13 साल की स्कूली छात्रा प्रेस्ली शकीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन से पहले 12 घंटे की मेहनत में अनाज और दालों का उपयोग करके उनका मनमोहक चित्र बनाया। किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।